हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है अंकित शर्मा। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं टेस्ट बुक सुपर कोचिंग के प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग बेसिकली एक ऐसे बच्चे के लिए जो सीएसआईआर नेट मैथमेटिकल साइंस की तैयारी की शुरुआत करना चाहता है, उसके मन में जो भी क्वेश्चंस इस एग्जाम से रिलेटेड है, उन सारे के सारे क्वेश्चंस को इस वीडियो में आप लोगों को उनके आंसर मिल रहे होंगे। हम उन्हें कवर कर रहे होंगे। तो एक एक करके बातचीत की शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले एक बच्चा जो अपनी एमएससी में होता है, बीएससी में होता है, अपने बड़े भाई बहन से, अपने परिवार के लोगों से सुनता है कि हमारे पास कुछ एग्जाम होता है नेट का, है ना, वो हमें देना होता है। इसके बारे में अवेयरनेस कई बार बच्चे को नहीं भी होती अगर आसपास वैसा माहौल नहीं है, ठीक है। बट आजकल आप जानते हैं कि यूट्यूब ने चीजें को काफी आसान कर दिया कि आपके पास नॉलेज खुद ब खुद पहुंच जाती है। बस आपको उसको ग्रहण करना है और साथ में ये भी ध्यान रखना है कि आपको कितना कंटेंट कंज्यूम करना है ना। ऐसा ना हो कि आप कंटेंट बहुत ज्यादा कंज्यूम कर ले, उससे बचना है हम लोगों को। तो बड़े ध्यान से इस वीडियो को आने वाले 10 15 20 मिनट बड़े आराम से देखिएगा। आपकी हर एक बात यहाँ पर आप लोगों को समझ आ जाएगी। एग्जाम में मेरे पास ए टू जेड चीजें क्या क्या है, हमें एग्जाम क्यों देना है, कैसे देना है, तैयारी कैसे करनी है, किन चीजों का ध्यान रखना है। इस वीडियो में हम सारे के सारे जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं उनको कवर कर रहे होंगे कि मेरे पास नेट का एग्जाम होता क्या है, हमें क्यों एग्जाम देना है, क्या हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है, क्या एग्जाम पैटर्न है, क्या सिलेबस है नेट का, और हमारे पास वो कौन सी ऐसे बारे में हमें ध्यान रखना है इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। बेसिकली आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि आपके पास CSIR है ना, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ये हमारे पास एक टेस्ट ऑर्गेनाइज करवाती है जिसे हम लोग कहते हैं नेट, NET, यानी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। वैसे ही एग्जाम होता है सेट का भी, जो कि हमारे पास होता है स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। आप में से कई बच्चे इसको लेकर कंफ्यूज रहते हैं। देखिए, बेसिकली नेट एक ऐसा टेस्ट है जिसको अगर आप लोग क्वालिफाई करते हैं तो आप पूरे देश में, पूरे भारत में कहीं पर भी अपनी, अगर कहीं पर एलिजिबिलिटी है कि आप लोगों को आपका एग्जाम क्वालिफाई होना चाहिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए या पीएचडी के लिए, तो आप इसको शो कर सकते हो। बट कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जैसे कि आप लोग मान सकते हैं राजस्थान में, है ना, वहां पर एग्जाम होता है। हमारे पास महाराष्ट्र सेट होता है। तो कुछ स्टेट्स अपना अलग से स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट भी वहां पर ऑर्गेनाइज करवाते हैं। तो बच्चे को में डाउट आया कि सर मुझे नेट करना चाहिए, सेट करना चाहिए। देखिए, पहली चीज तो अगर आप लोगों की स्टेट में सेट का एग्जाम होता है, तो अगर आप अपनी स्टेट में ही बेसिकली सारे फॉर्म फिल करना चाहते हैं, चाहे पीएचडी का हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हो, तो आपके लिए सेट भी सफिशिएंट रहेगा। बट अगर आप नेट क्वालिफाई करते हैं तो आप देश भर में कहीं पर भी इन सभी चीजों के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, पहली चीज, है ना। दूसरी बात है ना, अगर आपके स्टेट में एग्जाम होता ही नहीं है सेट का, तो फिर आपके पास एक ही ऑप्शन है नेट एग्जाम क्वालिफाई करने का। नेट हर जगह चलता है और सेट एग्जाम केवल आप अपनी स्टेट में यूज कर सकते हैं। आई होप सभी लोगों को ये पहला एक बड़ा डाउट जो है वो क्लियर होता है, ठीक है। बेसिकली अगर आप नेट क्वालिफाई करते हैं तो आप अपना जो फ्यूचर है वो देखना चाहते हैं, या तो पीएचडी के थ्रू अपने पास रिसर्च में, या आने वाले टाइम में आप बनना चाहते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर। तो ये आई होप बात आप लोग अच्छे से जानते हैं, जो आप लोगों ने बीएससी एमएससी की होगी, ठीक है। तो मेन उसी से रिलेटेड यहाँ पर चीजें रहने वाली हैं। अब हमें नेट क्यों करना चाहिए? देखिए, नेट करने का एक फायदा आप लोगों को ये है, अगर आप अपनी एमएससी में हैं तो इस समय आप लोग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है। आपकी जो फीस है वो आप लोगों के घर से, परिवार से, है ना, वो आप लोग वहां से ले रहे होंगे। बट आगे अगर आप पढ़ना चाहते हैं कि हाँ मुझे सिर्फ पीएचडी करनी है और मैं चाहता हूं कि एटलीस्ट मेरी जो पढ़ाई है, मेरी जो तैयारी है, मैं उसका खर्चा उठा पाऊं कम से कम, है ना, तो उसके लिए आप लोगों को नेट एक बहुत अच्छी सुविधा प्रदान करता है, जो कि है आप लोगों की जूनियर रिसर्च फेलोशिप, JRF। अगर आप एमएससी में ही अपना JRF क्वालिफाई कर लेते हैं, आप एमएससी करने के तुरंत बाद अपनी जो पीएचडी है उसकी शुरुआत कर सकते हैं। और हर महीना आप लोगों को करीबन करीबन आप लोगों का एचआरए वगैरह मिलाकर 40,000 के आसपास जो है पर मंथ मिलना स्टार्ट हो जाता है, जिससे कि आप किसी देश के अच्छे इंस्टीट्यूट में, इवन आईआईटीज में भी अपना खर्चा बड़े आराम से उठाते हैं, अपनी पढ़ाई बड़े आराम से कर सकते हैं हॉस्टल में रहते हुए, है ना। उसमें कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं आ रही होगी। हालांकि इस पे काफी डिबेट है, काफी कोशिश की जा रही है कि इसको बढ़ाया जाए, बट अभी के लिए ये आप लोग अपना खर्चा कम से कम वहां पर उठा सकते हैं, ठीक है। और अगर आप वहां पे थोड़ा सा टाइम है ना, आपको पीएचडी हो जाता है, 3 साल हो जाते हैं, तो उसके बाद आप लोगों को वहां पर ये जो एसआरएफ है उसमें कन्वर्ट कर दिया जाता है, जो कि करीबन करीबन आपको 44-45 के आसपास पर मंथ मिलना स्टार्ट हो जाता है। अब अगर आप नेट क्वालिफाई करते हैं तो पहला आपके पास क्या है कि आप पीएचडी कर सकते हैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होकर, कि हाँ मुझे पढ़ना है, मुझे पीएचडी में अपने 3 4 5 साल लगाने हैं, तो मैं अब अपना आराम से तैयारी भी कर रहा हूँ, खुद का खर्चा भी मैंने उठाना शुरू कर दिया, जो कि एक अच्छी चीज है। दूसरा, अगर आप नेट क्वालिफाई करते हैं तो आप अपनी स्टेट में मान लीजिए कहीं पर
गवर्नमेंट जॉब्स निकली असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो आप उस एग्जाम को देने के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं। वहां पर जो आप लोगों का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है वो क्या रहता है, या तो आपके पास पीएचडी होनी चाहिए जिसमें कम से कम 5 साल लगते हैं, या आप नेट क्वालिफाइड होने चाहिए। तो अगर आपने नेट क्वालिफाई किया हुआ है तो आप एक उस कैंडिडेट के समान एलिजिबल हैं इस एग्जाम में, जो कि होते हैं लेक्चरशिप के लिए, कि आप वहां पर उस एग्जाम को दे सकते हैं। तो सीधा आप लोगों को उन एग्जाम का जो एक्सेस है वो मिल जाता है इस एग्जाम क्वालिफाई करके। ठीक है, तीसरी बात हमारे पास है ना, आप यहाँ पर देख पाएंगे कि एक ऐसा एग्जाम है जो देश भर में हर मैथमेटिक्स के जितने भी इंस्टीट्यूट है हर जगह आप लोगों को वहां पर शॉर्टलिस्ट करवा के देगा। हाँ, एक अच्छा बच्चा है, अगर इसका रैंक बहुत अच्छा आया हुआ है तो ये बाकियों से बेहतर है। ठीक है, ये आप लोगों को पहचान वहां से मिल रही होगी, है ना। रिसर्च अपॉर्चुनिटीज आप लोगों को वहां पर बहुत अच्छी मिलेंगी कि अगर आपका इसमें रैंक अच्छा आता है तो आप आईआईटीज में, आइजर्स में, आईएससी में शॉर्टलिस्ट होकर वहां पर इंटरव्यूज दे सकते हो, जिससे कि आप अपनी जो रिसर्च है, अपनी जो पीएचडी है, वो देश के सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में जाकर कर रहे हो। आई होप सभी लोगों को बात नजर आती है। उसके साथ साथ है ना, जो बच्चे चाहते हैं कि सर एमएससी कर ली है बट अब हम लोग थोड़ा सा हमारे मन में है कि हम सीधा है ना टीचिंग में जाना चाहते हैं, कॉलेजेस में जाने के साथ साथ हम लोग चाहते हैं कि हम लोग प्राइवेट सेक्टर में भी थोड़ा अच्छा काम कर पाए, तो आपकी ये टेस्ट, ये आप लोगों का जो एग्जाम है, आप लोगों को डिफरेंट जो पोजीशन है उसके लिए भी एलिजिबल करवाता है, ताकि आप लोग आने वाले टाइम में अपना जो प्राइवेट सेक्टर है, कोचिंग इंडस्ट्री है, वहां पर भी अच्छे से परफॉर्म कर पाए। क्योंकि ये आप लोगों को एक तरह का आपका एक टैग है कि हाँ, इस बच्चे ने एग्जाम क्वालिफाई किया है, यानी बच्चा मेहनती है, उसको चीजें आती हैं, तो फिर आप लोगों के जो इंटरव्यूज है उसमें आप लोग शॉर्टलिस्ट बड़े आसानी से हो जाते हो और बहुत ज्यादा उसमें दिक्कतें आप लोगों को नहीं आ रही होती। ठीक है, आई होप सभी लोगों को यहाँ तक की बातें नजर आती है। अब आपका जो एग्जाम है, अगर हम बात करें अब से करीबन करीबन 1 साल पहले की, तो उसमें केवल 2 कैटेगरीज हुआ करती थी। एक होती थी जिसमें कि आपका जेआरएफ क्वालिफाई हुआ है या नहीं, यानी कि आपको वहां पर फेलोशिप मिलेगी या नहीं, और दूसरा कि आप क्या असिस्टेंट प्रोफेसर यानी एलएस के लिए क्वालिफाई हुए या नहीं। बट अब आपके यहाँ पे 3 कैटेगरीज हैं। कैटेगरी 3 का मतलब क्या है? पहली कैटेगरी है कि आपने जेआरएफ क्वालिफाई किया, इसका मतलब क्या है कि आप देश के किसी भी संस्थान में पीएचडी के लिए वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपकी स्टेट में या किसी और स्टेट में अगर वहां पर पोस्ट निकलती है असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो आप लोग एलिजिबल हैं उसके लिए। और तीसरा, अगर आप पीएचडी कंटिन्यू करते हैं तो आप लोगों को फेलोशिप दी जा रही होगी। बट अगर आप कैटेगरी 2 में एग्जाम क्वालिफाई करते हैं तो आप केवल एलिजिबल होंगे देश के किसी भी संस्थान में पीएचडी में अप्लाई करने के लिए, आप एलिजिबल होंगे किसी भी स्टेट में असिस्टेंट प्रोफेसर का जहां पर भी हमारे पद है ना बेसिकली भरे जा रहे होंगे, वहां पर एग्जाम देने के लिए। बट आपको पीएचडी में फेलोशिप नहीं दी जा रही होगी। कैटेगरी 2 में एग्जाम क्वालिफाई करने का हमें एक ही नुकसान हो रहा होगा, अगर एक बच्चा चाहता है कि सर मुझे पीएचडी करनी है, तो उसको फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिल रहा होगा, उसको फेलोशिप नहीं मिल रही होगी अगर वो कैटेगरी 2 में एग्जाम क्वालिफाई करता है। तो ये याद रखना, जो बच्चे चाहते हैं पीएचडी करना तो उनको एग्जाम में और ज्यादा मेहनत करनी है, ताकि वो अपना बहुत अच्छा रैंक लेकर जेआरएफ क्वालिफाई कर ले। और तीसरी कैटेगरी जो अभी इंट्रोड्यूस की गई है, जिसमें आप देश के किसी भी संस्थान में पीएचडी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, बट आप ना तो एग्जाम दे सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर का, ना ही आपको फेलोशिप मिल रही होगी, है ना। तो थर्ड कैटेगरी में आपको उतना फायदा नहीं मिलता है। ठीक है, हालांकि इंट्रोड्यूस की गई है बट इसके उतने फायदे नहीं है, देखिए, क्योंकि पीएचडी करना और बिना किसी फाइनेंशियल सपोर्ट के एक अच्छा ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा कि आप लोग कैटेगरी 1 में आ रहे हो, नहीं तो कैटेगरी 2 में आप एग्जाम क्वालिफाई कर रहे हो। कैटेगरी 3 से आपको उतना ज्यादा फायदा नहीं हो रहा होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। साथ ही साथ मन में सवाल आया कि सर हमने तो एमएससी किए हुए 2 साल, 4 साल, 5 साल हो गए हैं, बट एग्जाम देने का अब मन में आया क्या हम लोग एलिजिबल हैं जेआरएफ के लिए। तो अभी आप लोग देख पा रहे हैं कि पहले एज 28 ईयर्स हुआ करती थी, बट अब जो आप लोगों का अपने पास जून 2024 साइकिल हुआ, यानी जो जुलाई में एग्जाम हुआ, वहां पर इसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं। अब आप देख पा रहे हैं कि जेआरएफ की जो एज है वो 30 ईयर्स कर दी गई है। आई होप सभी लोगों को बात नजर आती है। और जो आपका एज रिलैक्सेशन है 5 साल का, वो ऑलमोस्ट बाकी सभी जो कैटेगरीज है वहां पे दिया गया, ओबीसी, एनसीएल, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, थर्ड जेंडर और जो वीमेन एप्लीकेंट्स हैं, इन सबको 5 साल का रिलैक्सेशन है, यानी कि उनकी ये 35 ईयर्स तक वो आपका जो जेआरएफ है क्वालिफाई कर सकती हैं। आई होप सभी लोगों को ये बात नजर आती है, बात समझती है। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखना हमारे एग्जाम का पैटर्न क्या है।
एग्जाम बेसिकली आप लोगों का जो आता है उसमें 3 सेक्शंस आते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। पार्ट ए बेसिकली आप लोगों का जनरल एप्टीट्यूड होता है, जिसमें कि आप लोगों से बेसिक मैथमेटिक्स, बेसिक रीजनिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पार्ट बी एंड पार्ट सी में आप लोगों के हायर मैथमेटिक्स के टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि रियल हो गया, लीनियर हो गया, इनसे क्वेश्चन आते हैं। पार्ट ए में 20 क्वेश्चन, पार्ट बी में 40 क्वेश्चन, पार्ट सी में 60 क्वेश्चन। टाइम है 3 घंटे का, 3 आवर्स का। यानी कितने क्वेश्चन हो गए? 120 क्वेश्चंस और 3 आवर्स। बट ये सच नहीं है कि जितने क्वेश्चन आए हैं आपको हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है। हमारे पास यहाँ पर एक रिस्ट्रिक्शन है कि आप हर एक पार्ट में से, आपको ऑप्शन दिया गया है, जैसे पार्ट ए है आपके पास, कि पार्ट ए में 20 क्वेश्चंस है, आपको इन 20 क्वेश्चंस में से केवल 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। आप अपने मन मर्जी से 5 क्वेश्चन यहाँ पर छोड़ सकते हो, जो लगा कि अरे टाइम कंज्यूमिंग है या हो नहीं पाएंगे, उनको छोड़ दो। केवल 15 क्वेश्चन आप लोग यहाँ से अटेम्प्ट कर सकते हो। बच्चे ने कहा सर मुझे तो सारे क्वेश्चन आते हैं, तब भी आप केवल 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। ये मैक्सिमम लिमिट है। एग्जाम के दिन जब आप 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे तो वहां पर 16 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए वहां पर एक आप लोग को अलर्ट नजर आ जाएगा कि नहीं, आपको अगर ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो किसी एक से सर्कल हटा लो, तब अटेम्प्ट कर सकते हो आप लोग। ठीक है, अब बात करते हैं पार्ट बी की। पार्ट बी में आते हैं 40 क्वेश्चन, जिसमें से आप लोगों को 25 क्वेश्चंस मैक्सिमम आप अटेम्प्ट कर सकते हो, एंड पार्ट सी में 60 क्वेश्चंस में से आपके पास आप मैक्सिमम 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। साथ में एक बड़ी खास बात कि सर तुक्के लगाए हैं एग्जाम में कि इतने क्वेश्चन कर सकते हैं, सब लगा देंगे आंसर, नहीं। पार्ट ए में और पार्ट बी में इस बात का ध्यान रखना कि इन दोनों ही पार्ट्स में आपके पास नेगेटिव मार्किंग भी होती है भाई साहब। अगर गलती की तो वहां पर क्वेश्चन के नंबर तो गए ही गए, बट साथ ही साथ आप लोग नेगेटिव नंबर्स भी लेकर आ रहे होंगे, तो इससे बचना है। पार्ट सी में आपको कोई दिक्कत नहीं है, वहां पर आपके नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। बट पार्ट सी इंटरेस्टिंग क्यों है? पार्ट ए एंड पार्ट बी में क्वेश्चन आते हैं 2 नंबर के एंड 3 नंबर के, और वहां पर आपका जो हर एक क्वेश्चन होता है उसमें केवल एक ही आंसर ठीक होता है। बट पार्ट सी में 1, 2, 3, 4 आंसर ठीक हो सकते हैं। तो इसलिए पार्ट सी चैलेंजिंग होता है, इसलिए वहां से नेगेटिव मार्किंग भी हटा दी गई है, ताकि आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, अगर थोड़ा डाउट भी आ रहा है तभी आप उसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम का सिलेबस क्या है ना? देखिए सिलेबस, आप ये बात समझते हैं कि सिलेबस में तो आप लोगों ने जितना बीएससी में पढ़ा, एमएससी में मैथ पढ़ा, वो ऑलमोस्ट सब यहाँ पर आ जाता है। आप देख पाएंगे है ना, रियल, लीनियर, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी, फील्ड थ्योरी, नंबर थ्योरी, ये सब यहाँ पर आती है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, इसे कहते हैं प्योर मैथमेटिक्स हमारे पास। साथ में अप्लाइड से डिफरेंशियल इक्वेशंस, न्यूमेरिकल एनालिसिस, सीओवी, इंटीग्रल इक्वेशन, मैकेनिक्स, ये सारे आपके पास आते हैं। बट ये बात हमें समझने वाली बनती है कि एग्जाम में हमारे पास 120 क्वेश्चंस आएंगे, उनमें से मुझे 60 क्वेश्चंस करने हैं, मैक्सिमम मैं कर सकता हूं, करने हैं भी नहीं, इतने कर सकता हूं बस मैं। तो मुझे समझना पड़ेगा कि एग्जाम मुझसे क्या डिमांड रखता है। एग्जाम की डिमांड जब तक समझ में नहीं आएगी तब तक मैं इस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाऊंगा। एक बच्चे ने कहा सर मुझे तो ना ये टॉपिक बहुत पसंद है, मैकेनिक्स, मैं इसको पढ़ के एग्जाम क्वालिफाई कर लूं? नहीं, ये एक समझदारी वाली बात नहीं है। किसी ने कहा सर मुझे तो रियल पसंद है, एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा? नहीं। ध्यान से देखना चीजें। हमारे पास रियल का सिलेबस आप लोगों के आंखों के सामने है। क्या क्या आता है? जो भी आपने पढ़ा होगा सारी आपकी बीएससी एमएससी में। शुरुआत है काउंटेबिलिटी से, पॉइंट सेट टोपोलॉजी, सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ रियल नंबर, सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शंस, सिंगल वेरिएबल, मल्टी वेरिएबल कैलकुलस आपके पास आता है। ये सारे टॉपिक आपके पास यहाँ पर आ रहे होते हैं। देन लीनियर में आपके पास शुरुआत होती है मैट्रिसेस से, देन वेक्टर स्पेस, बेसिस, डायमेंशन, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मेरे पास, कैनोनिकल फॉर्म्स, ट्रायंगुलर फॉर्म्स, आईपीएस हमारा, इनर प्रोडक्ट स्पेस हमारा, और सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसे हम लोग बहुत तसल्ली से पढ़ते हैं, बाइलिनियर फॉर्म एंड क्वाड्रेटिक फॉर्म, ये टॉपिक्स आप लोगों के पास आ रहे होते हैं। देन एब्स्ट्रैक्ट में नंबर थ्योरी, ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी, फील्ड थ्योरी, और ऐसे ही कॉम्प्लेक्स में और आपके पास अप्लाइड में जो टॉपिक्स हैं वो रह रहे होते हैं, है ना? ये आप बड़े आराम से देख सकते हो। बट मेन बात है हमारे पास, अगर आप इस एग्जाम की तैयारी करते हैं तो फायदा क्या होगा? आप इस एग्जाम की तैयारी से बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स हैं जिनके लिए तैयार हो जाते हो। अगर आपके मन में है कि मुझे देश के कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट से पीएचडी करनी है जो मैथमेटिक्स में अपने आप में एक बहुत ज्यादा अच्छी रिस्पेक्ट रखता है, तो टीएफआर आप लोगों के लिए वो एक इंस्टीट्यूट डेफिनेटली रह रहा होगा। आपका जो एग्जाम है ना, नेट का, उसका सिमिलर सिलेबस ही टीएफआर में आता है।
इवन कुछ टॉपिक्स कम ही वहां पर पूछे जाते हैं। तो आप अगर नेट की तैयारी करते हैं तो साथ में इसकी तैयारी ऑटोमेटिकली हो जाती है। दूसरा, गेट का सिलेबस भी ऑलमोस्ट सेम आता है, बस थोड़ा फर्क क्या है कि वहां चीजें अप्लाइड से ज्यादा पूछी जाती हैं। एग्जाम में थोड़ा नेचर में फर्क है हमारे पास, बट टॉपिक यही है, कॉन्सेप्ट यही है हमारे पास। और एक दो छोटे छोटे टॉपिक्स वहां पर एक्स्ट्रा पूछे जाते हैं, ठीक है। तीसरा, हमारे पास एनबीएचएम का सिलेबस आप लोगों की फेलोशिप के लिए सेम रहता है। देन आप लोगों के जो सेट के एग्जाम है ना, अगर आपने नेट की तैयारी कर ली ना एक बार अच्छे से, आप मानकर चलिए आप किसी भी स्टेट में अगर एग्जाम दे रहे हैं, आप सेट एग्जाम बड़े आराम से क्वालिफाई कर जाएंगे। अगर आपने केवल आपके, है ना, जो पीवाईक्यूज है नेट के वो कर लिए, क्योंकि वहां पर मोस्टली क्वेश्चन नेट के पीवाईक्यूज ही पूछे जाते हैं। तो ये एक फायदा आप लोगों को और होता है यहाँ पर, ठीक है। और साथ में जैसे आप लोगों के लेक्चरशिप के लिए, आप लोगों के असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए स्टेट्स में एग्जाम होते हैं, एचपीएससी, एचपीपीएससी, आरपीएससी, एमपीपीएससी, ये सारे एग्जाम आप लोग यहीं से कवर कर लेते हैं साथ में। एंड इवन अब तो जो सिलेबस है जैसे एचपीएससी का, वो बिल्कुल डिट्टो आप लोगों का जो नेट का सिलेबस है वो बना दिया गया है, उसमें कुछ भी फर्क हमारे पास अब नहीं होता है, ठीक है। और साथ में आप किसी भी, है ना, किसी भी यूनिवर्सिटी का अगर एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं पीएचडी के लिए, तो वो भी हमारे पास सेम सिलेबस के साथ आप लोग तैयारी के साथ दे सकते हैं। हम इस बात को ध्यान में रखते हुए क्लास में चलते हैं कि हम ऑब्जेक्टिव अप्रोच से हिले ना, बट साथ में क्वेश्चंस कैसे सोचे जाते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी हम लोग क्लास में साथ में लेकर इसलिए चलते हैं ताकि आप लोग किसी भी एग्जाम में जा रहे हो तो आप अपने आप को तैयार महसूस करें, ठीक है। चलिए, अब कुछ बातें जो कि आप लोगों तक पहुंचनी चाहिए। एक बच्चा जो तैयारी खुद से कर रहा है, सेल्फ स्टडी कर रहा है, या फिर किसी की भी अपने पास मेंटर के साथ जुड़कर, चाहे हमारे साथ या कहीं पर भी देश भर में तैयारी कर रहा है ना, एक एस्पिरेंट हमेशा एक एस्पिरेंट होता है, ठीक है। ये नहीं होता कि वो यहां से तैयारी कर रहा है, वहां से तैयारी कर रहा है। बस उसके लिए एक मापदंड है कि क्या वो ईमानदारी से तैयारी कर रहा है या ईमानदारी से तैयारी नहीं कर रहा। हमें केवल उससे मतलब है। आप तैयारी खुद से कीजिए, हमारे साथ जुड़कर कीजिए, कहीं और से जुड़कर कीजिए, वो आपकी हमेशा इस बात पे डिपेंड करना चाहिए कि हाँ, मुझे लगता है कि सर, मैं अगर इस तरीके से तैयारी करता हूँ खुद से पढ़कर या यहाँ से जुड़कर या वहां से जुड़कर, तो मुझे बहुत बेनिफिट हो रहा है, मेरी तैयारी अच्छी हो रही है, मेरे एग्जाम क्वालिफाई करने के चांसेस बहुत बढ़ रहे हैं। तो वो आपके लिए सबसे ज्यादा प्रायोरिटी चीज होनी चाहिए, ठीक है। अब बात है यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा कि हमारे पास सबसे पहली बात, आपको जो सिलेबस है उसको बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है। दूसरा, आप लोगों को, है ना, एक स्टडी प्लान क्रिएट करना पड़ेगा कि हाँ, ये टॉपिक्स हमारे पास रखते हैं ज्यादा इंपॉर्टेंस, तो मुझे इनको पहले पढ़ना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, हमारा जो एग्जाम है उसकी जो कट ऑफ रही है पिछले कुछ सालों में, हमारा एग्जाम करीबन करीबन 200 नंबर का होता है ना, 200 मार्क्स का मेरे पास हमारा एग्जाम होता है। उनमें से आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जो कट ऑफ है ना, प्रीवियस ईयर्स में कितनी गई है, तो वो हमारे पास 96 गई है, 112 गई है। इस तरीके से हमारे पास जेआरएफ के लिए कट ऑफ रही है। जो आपका अभी जुलाई साइकिल हुआ है ना, जुलाई 2024, कट ऑफ करीबन करीबन, ये 58 मार्क्स नहीं है, परसेंटेज है, यानी करीबन करीबन आप लोगों के 115-16 मार्क्स के आसपास आप लोगों का जेआरएफ हुआ है। और साथ में आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज है कि इस बार कट ऑफ में काफी छलांग लगी है, यानी कि अब ये बात समझने वाली है कि कंपटीशन बढ़ रहा है अच्छा खासा, बच्चे तैयारी बहुत अच्छी करते हैं। आप लोग ये चीज पाएंगे, अगर आप एग्जाम देखेंगे 2012, 13, 14 के समय के, तो कई क्वेश्चन बहुत आसान पूछे जाते थे, बट अब बच्चे तैयारी बहुत अच्छी करते हैं तो उनको एग्जाम भी बहुत अच्छा बनाना पड़ता है। नहीं, बच्चे बड़े आराम से सारा क्वेश्चन कर जाएंगे वहां पर, ठीक है। तो एग्जाम काफी अच्छा पूछा जाता है, स्टिल बच्चे इतनी तैयारी तगड़ी कर रहे हैं कि तब भी जो कट ऑफ है वो काफी बढ़ रही है आजकल। तो आपको इस बात को ध्यान में रखते हुए, है ना, सेल्फ स्टडी से आप चीजें सीखते हैं, समझते हैं, बट उसमें ये बात ध्यान रखिएगा कि आपका ये एग्जाम एक कंपटीशन है, यानी आपको बाकियों से और बेहतर बनना है। आपको केवल क्वेश्चन सोल्विंग नहीं, साथ में से कैसे बहुत जल्द सोल्व किया जाए, स्पीड हमारे पास बहुत मायने रखती है, इस चीज पर भी काम करना है, ठीक है। आई होप सभी लोगों की बात नजर आती है। स्टडी प्लान क्रिएट करना है, साथ में प्रैक्टिस करनी है ना, लगातार क्वेश्चन सोल्विंग पर ध्यान देना है। एग्जाम में थ्योरी बहुत कम पूछी जाती है, मैथमेटिक्स में कंसेप्चुअल क्वेश्चन से ज्यादा क्वेश्चन सोल्व करने वाले हमारे पास आते हैं। सोल्व मतलब कैसे, ये चीजें आप लोगों ने अच्छे से कनेक्ट करना सीखा है कि अच्छा ये रिजल्ट ऐसे लगाते हैं, रिजल्ट ऐसे लगाते हैं। कोई प्रूफ नहीं पूछता आप लोगों से, बट उनको अप्लाई कैसे किया जाता है, टेक्निक्स आप लोगों से पूछी जाती है, ठीक है। साथ में यूज कीजिएगा स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स का। जैसे बच्चे उनमें सवाल रहता है कि सर कौन सी बुक्स पढ़े, तो ध्यान दीजिएगा, बहुत बड़ी बड़ी लिस्ट है, बट उनमें से कुछ ऐसी किताबें जो आप यूज कर सकते हैं इनिशियली, चाहे आप लोग तैयारी की अभी शुरुआत में है, तैयारी कर चुके हैं थोड़ी बहुत, तो वो आपके मन पे है बात। आप यूज कर सकते हैं रियल के लिए। एक बड़ी शानदार बुक आती है एस के मापा,
बहुत अच्छी बुक है। आप एसके मापा या बार्टल में से एक बुक चूज कर सकते हैं, दोनों ही अच्छी बुक है हमारे पास। एसके मापा थोड़ी सी अच्छी बुक है आप लोगों के नेट के पर्सपेक्टिव से भी, वहां पर बहुत सारे रिजल्ट्स आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। जिन लोगों ने बुक्स पढ़ ली हैं वो जा सकते हैं रूडिन के पास, ठीक है। देन लीनियर में आप पढ़ सकते हैं फ्रीडबर्ग, बहुत अच्छी किताब है। जिन लोगों ने बुक पढ़ ली है वो जा सकते हैं आपकी होफमैन एंड कुंज के पास। जो लोग तैयारी कर रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट में वो पढ़ सकते हैं आपकी ग्रुप थ्योरी के लिए गैलियन, ठीक है। बट एक बुक बड़ी शानदार से आती है, डम इट एंड पुट इट, बहुत शानदार बुक है आप लोग अलजेब्रा को लेकर, तो आप उसके पास जा सकते हैं। तो इस तरीके से कुछ अच्छी किताबें आप लोगों को पढ़नी है साथ में, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। अदरवाइज अगर आप कहीं पर भी जुड़े हुए हैं तो आपको चीजें यहीं से पढ़ाई जाती हैं, इन अच्छी किताबों में से चीजें निकालकर आप लोगों के सामने रखी जाती हैं, ठीक है। साथ में एक एग्जाम की आप लोगों से क्या डिमांड है वो क्लियर होती है, उस एग्जाम में पूछे गए प्रीवियस क्वेश्चन से, तो आप लोगों को उन पर पूरा फोकस करना है कि हाँ जो मैं सीख रहा हूं क्या वो एग्जाम की डिमांड को फुलफिल करते हैं, कि हाँ ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो क्या आप उनको कर पा रहे हो, तो उस पर ध्यान देना है, ठीक है। इसके साथ साथ आने वाले टाइम में जो आप लोगों के बैचेस हैं, है ना, जून 2025 के लिए, वो बहुत जल्द ही आप लोगों के सामने आ रहे होंगे। बहुत सारी चीजें आप लोगों को वहां पर देखने को सीखने को मिल रही होंगी, तो उनमें आप लोगों को बहुत सारी बातें देखने को सीखने को मिल जाएंगी। साथ ही साथ जो बच्चा YouTube पर चीजें पढ़ रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। उससे आप लोगों को, है ना, बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा आने वाले टाइम में। तो आज के लिए, अभी के लिए बातों के पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट एवरीवन।